एपिसोड 16 पेशकश मेरे कारवां। यहाँ एक होटल में हमें एक बहुत बड़ा फैमिली रूम मिल चुका था और हमने 2 दिन तक इसी कमरे में महदूद रहकर अपनी थकन उतारते रहे। उसे अगले रोज सुबह सवेरे हम खटमंडू के लिए रवाना हो गए, लेकिन खटमंडू जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दोपहर के करीब जब बस थानकोट के अड्डे पर रुकी तो मैं धनु और शोभा को इशारा करता हुआ बस से उतर गया। बस स्टॉप से इंस्पेक्टर बरिंद्रा के बंगले तक फासला हमने पैदल ही तय किया। बरिंद्रा के मुलाजिम ने हमें पहचान लिया था और वो दरवाजे हमारे लिए खोल दिए। हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने चला गया। खाने के बाद मैंने खटमंडू में पुलिस हेडक्वार्टर का नंबर मिलाया, लेकिन इंस्पेक्टर बरिंद्रा अपने ऑफिस में मौजूद नहीं था। मैंने पैगाम देकर फोन बंद कर दिया। कई रोज बाद मुर्गन किस्म का खाना खाया था। मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। मैं उठकर उसी कमरे में आ गया जहाँ पहले रहा करता था। इन दिनों अगरचे उस बंगले में किसी की रिहाइश नहीं थी, लेकिन तीनों बेडरूम से बिस्तर बिछे हुए थे और हर चीज साफ सुथरी थी। गोया मुलाजिम हड हराम नहीं था। बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गया। शाम 7 बजे के करीब मैं खुद से नहीं जागा, बल्कि शोभा मुझे झंझोड़ कर जगाया था। क्या मुसीबत है भाई, सोने तो दो। मैंने करवट बदल ली। इंस्पेक्टर बरिंद्रा 1 घंटे से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शोभा ने जवाब दिया। बरिंद्रा का नाम सुनते ही मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। दिमाग पर अब भी नींद का खुमार तारी था। मैंने सर को 1-2 मरतबा हौले से झटका और उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुसल से मेरे हवास ठिकाने आ गए। नहाते हुए मैंने एक और बात नोट की तो चौंक गया। नीलगिरी की माला मेरे गले में नहीं थी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। नीलगिरी की माला उस वक्त भी मेरे गले में नहीं थी। जब से हम गौतम बोश और उसकी कुव्वतों को तबाह करके नीलगिरी की बर्फ चोटियों से वापस लौटे थे, कई रोज से मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन अब मुझे याद आ रहा था कि गौतम बोश की कुव्वतों से मुकाबले के आखिरी मरहले में मैंने वो माला गौतम बोश पर दे मारी थी। और उसके बाद तो मुझे इस माला का होश ही नहीं रहा था। और अब कई रोज के बाद मुझे एहसास हुआ था कि वो माला मुझसे जुदा हो चुकी है। मैंने माला का ख्याल जहन से निकालकर कपड़े पहने और बाहर आ गया। इंस्पेक्टर बरिंद्रा और शोभा वगैरह लॉन में बैठे हुए थे। मैं भी वहीं पर आ गया। बरिंद्रा बड़ी ही गर्मजोशी से मुझसे मिला। मैंने शोभा की तरफ देखा, वो मुस्कुरा दी। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो बरिंद्रा को तलको कबीले के बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी। दन्नबू खामोशी से बैठी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद मुलाजिम ने हमारे सामने चाय सर्व कर दी थी। मेरा ख्याल था कि वो मेरे जागने का ही इंतजार कर रहा था। चाय पीने के दौरान भी बातें होती रही। इंस्पेक्टर बरिंद्रा बता रहा था कि नागपाल भी एक झड़प में मारा गया था। उसके कई साथी पुलिस के हाथों जहन्नम रसीद हो चुके थे। उसके कई साथी न सिर्फ पुलिस के हाथों जहन्नम रसीद हो चुके थे, बल्कि उसके गिरोह का भी मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था। और जो चीनी जनरल खुराट के एजेंट नेपाल में कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया था। मनशियात फरोशों की चंद छोटी छोटी पार्टियां रह गई थी। उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा था। इन पार्टियों में ज्यादातर इंडिया से आए हुए हिंदू थे, जो नेपाल को मनशियात की नई मंडी समझकर कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भी नागपाल जैसे कुछ लोगों की आशीर्वाद हासिल थी, लेकिन नागपाल की मौत के बाद ये लोग भी यतीम हो चुके थे। या तो ये मुल्क छोड़कर वापस इंडिया जा रहे थे, या फिर पुलिस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच रहे थे। ये सब कुछ जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं शोभा को देशमुख के जंगल से छुड़ाने के लिए उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया था, और यहाँ आकर मैं मौत के इन सौदागरों से उलझ गया था। मैं अपने आप को हीरो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे तवस्सुत से एक ऐसे गिरोह का खात्मा हो गया था जो इस मुल्क के पुरसकून, अमन पसंद और सीधे साधे लोगों को जहन्नम में धकेलने की तैयारी कर रहा था। इंस्पेक्टर आजमा के बारे में बात हुई तो बरिंद्रा ने बताया कि वो 1 हफ्ता पहले इंडिया वापस जा चुका है। अब हमारी वापसी का भी बंदोबस्त करो। मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, मैं अब हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ। चंद रोज वहां रहकर फिर पाकिस्तान चला जाऊंगा। हिंदुस्तान या पाकिस्तान क्यों? बरिंद्रा ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा। फिर उसे मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, यहीं रह जाओ। तुम्हें यहाँ की फर्स्ट क्लास शहरियत मिल जाएगी और तुम्हें वो सारी मरात मिलेंगी जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिंदगी भर ऐश करोगे यहाँ रहकर। नहीं दोस्त, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सैलानी आदमी हूँ, किसी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। और फिर पाकिस्तान मेरा वतन है। इसमें शुबा नहीं कि मैंने परवरिश कहीं और पाई, जिंदगी कहीं और गुजारी, लेकिन मेरा हमीर तो पाकिस्तान की मिट्टी से ही उठा था और अब वह मिट्टी मुझे पुकार रही है। अब मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ।
हाँ, चंद रोज के लिए ही सही। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरे माँ बाप को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था और उन्हें दियारे गैर में भी जीने नहीं दिया गया। मैं इन लोगों से हिसाब बराबर करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे माँ बाप को अपने पुरखों की सरजमीन छोड़ने पर मजबूर किया था और फिर दियारे गैर में बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। मैं कई बार पाकिस्तान जाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हर मर्तबा कोई न कोई मजबूरी आड़े आती रही। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि किसी मजबूरी को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दूंगा। ठीक है, बरिंदरा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यहाँ तुमने हमारी बहुत मदद की है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान चलूं? नहीं दोस्त, मैंने कहा, ये मेरा बोझ है, मैं अकेला ही उठाऊंगा। तुमने जिस चाहत और मोहब्बत का इजहार किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारा मौजू बदल गया। बातों में 8:30 बज गए। बरिंदरा घड़ी देखते हुए बोला, चलो खाना खाने चलें, एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बड़े ही अच्छे इंडियन और पाकिस्तानी खाने मिलते हैं। वो रेस्टोरेंट दरअसल एक पाकिस्तानी ने ही खोला है। यार, इतनी दूर जाने का मूड नहीं हो रहा, मैंने जवाब दिया। यहीं किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो, यहीं सही, बरिंदरा ने कहा। उसकी तकरीबन आधे घंटे के बाद हम बरिंदरा की कार में बैठकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। वो रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छा था। खाने के बाद भी हम देर तक वहां बैठे रहे। आधी रात के करीब बरिंदरा हमें बंगले पर छोड़कर वापस चला गया। उसने कहा था कि वह सुबह गाड़ी भेज देगा। सुबह न सिर्फ गाड़ी आ गई, बल्कि ड्राइवर ने हमें एक फूलदार बटवा भी मेरे हवाले कर दिया। जो बरिंदरा ने भेजा था उसमें बड़ी मालियत के करेंसी नोट भरे हुए थे। हम 11 बजे के करीब रवाना हुए। दिन भर खटमंडू में फिरते रहे। दोपहर और रात का खाना भी हमने एक होटल में ही खाया था। जब हम बंगले में वापस पहुंचे तो रात के 11:30 बज चुके थे। घर आने की थोड़ी देर के बाद मैं सो चुका था। 2-3 दिन गुजर गए। बरिंदरा हमारे कागजात तैयार करवा रहा था। मैंने हवाई जहाज पर सफर करने की बजाय बाय रोड सफर करने का फैसला किया था। हमने रानी रूपमती, ठाकर भानोत और दूसरे दोस्तों के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे थे। बरिंदरा ने भी हमारे लिए बहुत सारे तोहफे खरीद लिए। उसे तोहफे से भरे हुए 2 सूटकेस हमारे हवाले कर दिए। वो दिन भी आ गया जब हमने नेपाल को अलविदा कहने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर बरिंदरा ने एक एयर कंडीशन माइक्रो बस का बंदोबस्त किया था। 2 मसल्ला गार्ड भी साथ थे। इंस्पेक्टर बरिंदरा भी हमारे साथ ही जा रहा था। हम सब के सब सुबह 6 बजे के करीब माइक्रो बस में सवार हुए और बंगले से वो रवाना हुई। उसके 1 घंटे के बाद तेज रफ्तारी से पृथ्वी हाईवे पर दौड़ी चली जा रही थी। हमारा रास्ता वही था जिसे अब तक मैं कई बार गुजर चुका था, पृथ्वी हाईवे। पृथ्वी हाईवे ये नेपाल की सबसे बड़ी शाहराह थी, जहां हर किस्म की ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता था और ज्यादातर आबादी भी इसी हाईवे के आसपास आबाद थी। सड़क के दोनों तरफ छोटी बड़ी लातादाद बस्तियां थी, जहां रहने वालों की ज्यादा तादाद बुद्धा के पैरोकारों पर मुश्तमिल थी। हम 11 बजे के करीब पोखरा पहुंचे। यहाँ पुलिस का सारा ही अमला इंस्पेक्टर बरिंदरा को जानता था। चीफ इंस्पेक्टर को भी इतला हो चुकी थी और वो इस रेस्टोरेंट में पहुंच गया, जहां हम चाय पीने के लिए थोड़ी ही देर रुके थे। हमारा प्रोग्राम तो ये था कि चाय पीकर हम आगे रवाना हो जाएं और दोपहर का खाना कहीं आगे खाएं, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर ने हमें दोपहर के खाने तक के लिए रोक लिया और वो हमें महकमा पुलिस के एक रेस्टोरेंट हाउस में ले आया। इस तरह हमें कुछ देर आराम करने का मौका भी मिल गया। दोपहर के खाने के बाद हम 3 बजे के करीब पोखरा से रवाना हुए। चीफ इंस्पेक्टर ने हमें बड़ी ही गर्मजोशी से रुखसत किया था। अब हम सिद्धार्थ हाईवे पर सफर कर रहे थे। तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय करके हम शाम 7 बजे के करीब तानसेन पहुंच गए। 150 किलोमीटर का फासला आमतौर पर 1.5-2 घंटों में तय हो जाता था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बल खाती हुई सड़क पर गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं रखी जा सकती, इसलिए ये फासला तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ था। तानसेन में हम सिर्फ चाय पीने के लिए रुके थे। उसके बाद हमारा सफर फिर से शुरू हो गया। वहां से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर बटवाल था और ये फासला हमने तकरीबन 1 घंटे में तय कर लिया। बटवाल पहाड़ी सिलसिले और मैदानी इलाके के संगम पर वाक़या है। ये खूबसूरत कस्बा कुदरती मनाजर का एक हसीन इम्तिजाज पेश करता है। यहाँ से एक सड़क पहाड़ी और मैदानी इलाके के दरमियान इंडियन सरहद के साथ साथ सैकड़ों मील का फासला तय करते हुए टनकपुर से भारतीय सरहद में दाखिल हो जाती है। इससे आगे काठगोदाम और नैनीताल वगैरह के जंगलात शुरू हो जाते हैं। हम इस रास्ते से देशमुख का पीछा करते हुए नेपाल में दाखिल हुए थे, लेकिन अब हमें हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए इतना तवील रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं थी। बटवाल से एक सड़क भेरवा से होती हुई इंडिया की सरहद पर वाक़या अलम बेस कस्बे में तक चली गई थी। ये कस्बा महात्मा बुद्ध का जन्म भूमि यानी जाय पैदाइश था। बुद्ध धर्म में इसे मुकद्दस तरीन मकाम समझा जाता था। बटवाल से लंबीन का फासला तकरीबन 50 मील से ज्यादा नहीं था।
महात्मा के नाम से मौसूम ये सड़क सिद्धार्थ हाईवे कहलाती थी। बटवाल से आगे मैदानी इलाका था, बड़ा ही सरसब्दो शादाब हिस्सा था। यहाँ छोटे छोटे दरियाओं, नदी नालों की भी बहुत ही बहुतात थी। इस हाईवे पर अगरचे अच्छा खासा ट्रैफिक था, लेकिन इंस्पेक्टर बरिंद्रा को तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। रात 10 बजे के करीब हम लमबेन पहुंच गए और इस वक्त भी कदीम तरस के बने हुए एक बड़े ही कस्बे में हम पहुंच चुके थे। और इस कस्बे में हर तरफ बड़ी ही रौनक दिखाई दे रही थी। हर तरफ पीली चादरों में लिपटे गंजे सरों वाले भिक्षु नजर आ रहे थे। इस कदीम कस्बे में कुछ जदीद और मॉडर्न तर्ज की इमारतें भी नजर आ रही थी और रिहायशी होटलों की भी बहुत ही बहुतात थी। ज्यादातर होटल सराय किस्म के थे, जहां एक कमरे में कई भिक्षु रिहायश इख्तियार किए हुए थे। सरहद यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या थी। शाम 6 बजे सरहद बंद कर दी जाती थी, इसलिए हमें रात अलमबीन में ही गुजारनी पड़ी। हाईवे के करीब एक होटल में 2 कमरे हासिल कर लिए गए थे। हमें इन कमरों को हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। एक कमरा शोभा और धन्नू को दे दिया गया और दूसरे कमरे में मेयर बरिंद्रा आ गए। होटल की इमारत 2 मंजिला थी। सामने के रुख पर बहुत ही वसी लान था और पिछली तरफ कुछ फासले पर दरिया बह रहा था, जिसकी दूसरी तरफ खेतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था और उसकी पिछली तरफ भी एक वसी बालकनी थी, जहाँ पर कुर्सियां पड़ी हुई थी। धन्नो और शोभा वाला कमरा हमारे सामने था। वो खाना खाने के फौरन ही बाद सो गई थी। मैं और बरिंद्रा ऊपर तक बातें करते रहे, देर तक बातें करते रहे और फिर बरिंद्रा भी सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। गुजरे हुए वाकयात फिल्म की तरह मेरी नजरों के सामने गुजर रहे थे और मैं सोच रहा था कि इंसानी जिंदगी भी क्या चीज है। हजरत इंसान को किस मकसद के लिए जमीन पर भेजा गया था। जमीन पर तो रोजे अव्वल से ही फसाद शुरू हो गए थे, जिसकी बुनियाद औरत और जमीन ही बनी थी, और ये फसाद आज तक जारी थे। ये दुनिया कई मर्तबा तबाह होकर फिर आबाद हुई थी। कई मर्तबा इसे कुदरती आफाक ने उजाड़ा था और कई मर्तबा ये खुद इंसानों के हाथ उजड़ी थी। मैं ये सब कुछ सोचता रहा और मेरा दिमाग चकराता रहा। मौसम नहायत ही खुशगवार था और कमरे में पंखा भी चल रहा था, लेकिन मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं बिस्तर से उठा और आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर बालकनी में आ गया। चेहरे से टकराने वाला ताज़ा हवा का झोंका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने दरवाजे को भेड़ दिया और बालकनी में कुर्सी रखकर बैठ गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे सरगोशी की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। मुड़कर देखा तो साथ वाले कमरे की बालकनी में 2 बुद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। उन्हें भी शायद मेरी तरह नींद नहीं आ रही थी। मैंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और पैर सामने कर लिए। सामने दरिया के किनारे चीदा चीदा मकानात नजर आ रहे थे। 1-2 जगहों पर रोशनी भी नजर आ रही थी। बाकी मकान तो तारीकी में डूबे हुए थे। दरिया की दूसरी तरफ बहुत दूर खेतों में भी एक जगह रोशनी दिखाई दे रही थी। लगता था जैसे किसी वीराने में किसी मेजार पर कोई दिया जल रहा हो। मैं इस टिमटिमाती हुई रोशनी पर नजरें जमाए बैठा रहा। हर तरफ गहरा सकूत और सन्नाटा था और इस सकूत में मेरी समाज से वक्फे तक टकराने वाली भिक्षुओं की आवाजें बड़ा ही पुरस्कार तासर दे रही थी और फिर वो सरगोशियां भी मालूम होती चली गई। मेरे दिमाग पर गनूद की सितारी होने लगी। मेरी नजरें अब भी खेतों में बहुत दूर टिमटिमाती हुई इस रोशनी पर मरकूज थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। दिमाग पर गनूदगी होने के बावजूद मैंने एक मरतबा भी पलकें नहीं झपकी थी। दिए की टिमटिमाती रोशनी फैलने लगी। उसका दायरा वसी होता चला गया और उसने तारीकी के एक बड़े हिस्से को अपने हिसार में ले लिया। रोशनी के साले के ऐन बीच में रोशनी का एक और नुक्ता चमकने लगा। चांदनी जैसी दूधिया रोशनी का ये नुक्ता भी फैलता चला गया और देखते ही देखते वो दूधिया रंग की रोशनी एक इंसानी ह्योले की सूरत इख्तियार कर गई। अब मेरी नजरें रोशनी के ह्योले पर मरकूज थी। मैं पलक झपके बगैर उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे के नकुश वाज़िया नहीं थे। चांदनी का वो ह्योला हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ आने लगा। बर्फ की तरह दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई औरत है जिसका ढीला ढाला लिबास हवा के झोंकों में लहरा रहा हो। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठ रहे थे। फासला कम होता गया और उस ह्योले के चेहरे के नकुश भी वाज़िया होने लगे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो नीलगिरी थी। नीलगिरी के होंठों पर वही दबी मुस्कुराहट थी, वही मलकोती मुस्कुराहट और आंखों में वही सितारों जैसी चमक थी। वो मेरे करीब आगे में एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नीलगिरी के देश में ये तुम्हारी आखिरी रात है। उसकी सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ और तुम्हारी ये अमानत। उसे एक हाथ आगे कर दिया। महरूती उंगली में वही माला लटकी हुई थी। इसे तुम बुद्ध के उस कदीम इबादतगाह गोम्बो में ही भूल आए थे। मैं इसे तुम्हारे गले में पहना दूं? ये तुम्हें याद दिलाती रहेगी। कभी मिलने को दिल चाहे तो इसका बड़ा सा पत्थर हाथ में मुंह में डालकर चूस लेना। वैसे मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। अच्छा होगा कि तुम अपना जाप मुकम्मल कर लो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। लो, अब ये गले में पहन लो। मैंने बेख्तियार एकदम आगे बढ़ गया।
मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। नीलगिरी ने वो माला अपने हाथों से मेरे गले में पहना दी। वो सीधी होकर चलने में मेरी तरफ देखती रही और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया और आगे झुककर मेरी पेशानी पर बोसा शब्द कर दिया। एक अजीब सा सरूर मुझ पर तारी होता चला गया। नीलगिरी सीधी हो गई। मैं चलती हूँ। उसकी सरगोशी उभरी और वो अपने उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। नीलगिरी एक बार फिर रोशनी के उस हाले में दाखिल हो चुकी थी। उसका चेहरा अब भी मुझे साफ नजर आ रहा था। उसके होंठों पर अब भी वही बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। चांदनी का वजूद सिमटने लगा और बिलाहिर एक नुक्ते में तब्दील होकर निगाहों से ओझल हो गया। जर्द रोशनी का हाला भी सिमटते हुए दिए की टिमटिमाती हुई लो में तब्दील हो चुका था। मुझे अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। मैं चौंक गया। कोई मुझे झंझोड़ रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं बालकनी में बैठे बैठे ही सो चुका था और इंस्पेक्टर बरिंद्रा मुझे जगा रहा था। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैं हाफ देख रहा था। दिन की रोशनी फैल रही थी। सामने दूर तक सरसब्ज लहलाते हुए खेत नजर आ रहे थे और वो जगह जहां मैंने दिया जलते हुए देखा था वहां एक छोटा सा मकान नजर आ रहा था। 6 बज रहे हैं। बरिंद्रा की आवाज मेरी समाज से टकराई। उठो और तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लें। कुर्सी से उठते हुए मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर मेरे गले में पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे में उछल पड़ा। नीलगिरी की माला मेरे गले में मौजूद थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।